तारिक महमूद मलक के साथ मेरी पहली मुलाकात 1999 में हुई थी। हमने बारानी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल जर्नलिज्म का छोटा सा डिपार्टमेंट बनाया था। ये 2 साल का प्रोजेक्ट था और हम इस प्रोजेक्ट में नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ट्रेनिंग देते थे। तारिक महमूद दूसरे बैच में तालब इलम बनकर आया था। उसकी कहानी दिलचस्प थी। ये तलागंग में स्कूल टीचर था और टीचिंग से पहले ये ड्राफ्ट्समैन था। ये नक्शे बनाता था और इससे अपना दाल दलिया चलाता था। लेकिन ये शुरू ही में जान गया था तलागंग नक्शे और स्कूल टीचिंग उसकी मंजिल नहीं। उसने इन सब से आगे निकलना है। चुनाचे इस्लामाबाद आया और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसकी पर्सनैलिटी अब्बा जी टाइप थी। आपने अगर छोटे शहरों के वालिद देखे हों तो आपको उनकी शख्सियत, चेहरे की संजीदगी और आवाज़ का उतार चढ़ाव भी याद होगा। ये देसी वालिद जब भी गली या घर में कदम रखते हैं तो किसी कोने से आवाज़ आती है, ओए अब्बा जी आ गए, और फिर गली या घर में दौड़ लग जाती है। तारिक महमूद भी अब्बा जी टाइप था। चुनांचे डिपार्टमेंट ने उसका नाम अब्बा जी रख दिया। वो उस वक्त वैसे भी अमलन अब्बा जी था, शादीशुदा था और बाकायदा बाल बच्चेदार था। 4 दिन पढ़ता था और 3 दिन तलगंग जाकर नक्शे बनाता था। सुलझा हुआ था और ज़रा सा स्लो मोशन भी था। उससे कुछ भी पूछा जाता तो वो सोचकर ठहर ठहर कर जवाब देता था। वो आखिरी सेमेस्टर में था। एक दिन मेरे पास आया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, सर, क्या मुझे मीडिया में कोई जॉब मिल सकती है? मेरे पास उस वक्त एक मजहबी अखबार का एडिटर बैठा था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मौलाना, ये बड़ा ज़बरदस्त नौजवान है, हल्की सी दाढ़ी भी है, बस ये अभी आपके फ़िरके में दाखिल नहीं हुआ। आप अगर इसे जॉब दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये आज शाम से आपके पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। मौलाना के मुंह से कहका निकल गया और तारिक महमूद सहाफ़त में दाखिल हो गया। ये साल भर उस अखबार में रिपोर्टिंग करता रहा। मुतमईन था, खुश भी था, लेकिन फिर उसका चीफ रिपोर्टर बदल गया और उसने इसे तंग करना शुरू कर दिया। ये दूसरी मर्तबा मेरे पास आया और उसकी खुशकिस्मती से उस दिन एक चीफ एडिटर मेरे पास तशरीफ़ लाए हुए थे। मैंने उन्हें तारिक महमूद दिखाया और अर्ज़ किया, ये मौलवी अंदर से बिल्कुल मौलवी नहीं है, ये मुकम्मल लिबरल है। आप अगर इसे जवाब दे दें तो ये हैरान कर देगा। वो चीफ एडिटर भी हंस पड़े और यूं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये अखबारात से टेलीविज़न चैनल्स में आ गया और फिर एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे इदारे में छलांगे लगाता रहा। मैं दास्तान आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ, मैंने 2001 में अपना एक छोटा-सा घर बनाना शुरू किया था। मैं खुद को आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर भी समझता था, लिहाज़ा मैं इसमें बुरी तरह फँस गया। अगर तारिक महमूद मुझे इसमें रेस्क्यू ना करता तो मैं पागल हो चुका होता। ये दौड़कर तलागंग से मिस्त्री ले आया और उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस सूरत-ए-हाल से निकाला। मिस्त्री नज़ीर भी उसकी तरह एक दिलचस्प किरदार था। मिस्त्री नज़ीर आने वाले दिनों में ठेकेदार नज़ीर बन गया और ये भी तारिक महमूद की तरह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। ये भी गाहे-बगाहे मुझे मिलता रहा। तारिक महमूद ज़िंदगी में जब भी कहीं फँस जाता तो ये मेरे पास आता और मुस्कुराकर कहता, सर, फिर स्टक हो गया हूँ, और हम एक लंबी वाक करते और हमें इस मुश्किल का कोई ना कोई हल मिल जाता था। ये 2 माह कबल आखिरी मर्तबा मुझे मिलने आया। ये हम टीवी में जॉब कर रहा था, तनख्वाह वक़्त पर मिल रही थी और ये इस बात पर खुश था। समझदार था, चुनांचे वाक के जूते पहन कर आया था। हमने वाक शुरू कर दी। ये रास्ते में मुझसे पूछने लगा, मैं आपको 21 बरसों से जानता हूँ। मैं हैरान हूँ, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और ना ही मैंने आपको आज तक किसी के पास बैठे देखा। आप लोगों से क्यों दूर रहते हैं? मैंने हँसकर जवाब दिया, अल्लाह ताला ने बरसों पहले मुझ पर रहम कर दिया था। उसने मुझे समझा दिया था कि ये ज़िंदगी मेरी है और इसे मुझे गुज़ारना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद गुज़ारूँ, दूसरों को ना गुज़ारने दूँ। चुनांचे मैं अपना सारा वक़्त अपनी फैमिली, किताबों, फ़िल्मों, सफ़र, एक्सरसाइज़ और अपनी ट्रेनिंग क्लाइंट्स को देता हूँ और खुश रहता हूँ। अपने लिए कमाता हूँ और जो कमाता हूँ वो खर्च कर देता हूँ और बात ख़त्म। वो हल्का-सा मुस्कुराया और बोला, सर, अल्लाह ताला ने आप पर ख़ुसूसी करम किया। उसने आपको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारने का मौका दे दिया। आपको अगर हमारी तरह किसी दफ़्तर जाना पड़ता, तो मैं फिर आपसे पूछता कि आज़ादी क्या होती है और इसका भाव क्या होता है? मैंने उससे इत्तेफ़ाक किया। वो बोला, सर, आप यकीन करें, दुनिया में फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती और मैं 30 साल से ये तलाश कर रहा हूँ। वो रुका, हँसा और आहिस्ता आवाज़ में बोला, सर, 99% सहाफ़ी मेरी जैसी आज़माइश से गुज़र रहे हैं। आप जैसे सिर्फ़ 1% हैं और आप लोग अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। आप हर वक़्त शुक्र अदा करते रहा करें और ज़िंदगी में कभी ये ना कहें कि मैं ये करता हूँ या मैंने ये किया। आप लोगों पर बस अल्लाह का करम है, वरना सहाफ़त में हज़ारों लोग आपसे ज़्यादा बासलाहियत और पढ़े लिखे हैं। अल्लाह अगर उन्हें मौका दे देता तो ये आपसे सैकड़ों मील आगे होते। मैं इतराफ़ करता हूँ,
مجھے آج اس کی بات میں وزن محسوس ہوتا ہے، لیکن اس رات میں صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا اور وہ مجھے بارانی یونیورسٹی کا ابا جی محسوس ہو رہا تھا۔ خام خواہ کا مشیر، خام خواہ کا چلتا پھرتا ناصر، وہ راستے سے لوٹ گیا جبکہ میں چلتے چلتے گھر پہنچ گیا۔ میں آنے والے چند دنوں میں طارق محمود اور اس کے ساتھ آخری واقع کو بھول گیا۔ جمعرات کی دوپہر فون کھولا تو نذیر ٹھیکیدار کا چھوٹا سا میسج آیا ہوا تھا۔ یہ کسی کے جنازے کا کلپ تھا۔ میں نے نذیر کو میسج کیا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس کا حیرت میں ڈوبا ہوا جواب آیا، کیا آپ نہیں جانتے طارق محمود کا انتقال ہو گیا؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ اس کی موت میرے لیے غیر متوقع تھی۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہوگا کہ یہ بھی مر سکتے ہیں، اور طارق محمود ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ محتاط تھا، سمجھدار تھا اور جوان بھی تھا، اور ایسے شخص کی اچانک موت خوفناک ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سارا دن ہاتھ ملتا رہا۔ یہ ارشد وحید چودھری کے بعد میڈیا کی نئی لاٹ کی دوسری موت تھی جس نے اسلام آباد کی صحافتی برادری کو دکھی کر دیا۔ ہم زندگی کی دوڑ میں مبتلا لوگ ہیں، اور یہ دوڑ کورونا سے زیادہ خوفناک بیماری ہے۔ یہ آپ کو رکنے، سوچنے اور سوچ کر زندگی کو ری آرگنائز کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ ہمارے دائیں بائیں موجود لوگ مرتے رہتے ہیں، ہم ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں اور انہیں دفن بھی کرتے ہیں، لیکن تدفین، افسوس اور جنازوں کے باوجود ہمارے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دستک نہیں دیتا، آج ہم بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے، یا ہم نے بھی کسی دن اس جگہ پہنچنا ہے۔ ہم انسان یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، چنانچہ ہم قبرستانوں میں کھڑے ہو کر بھی کفن بیچ لیتے ہیں، اور ہم قبر کی مٹی، ہڈیوں اور تابوتوں کا سودا بھی کرتے رہتے ہیں۔ کورونا سینکڑوں شاندار لوگوں کو ہم سے چھین کر لے گیا۔ عبد القادر حسن جیسا سونا بھی مٹی میں مل گیا۔ یہ بھی کیا شاندار انسان تھے، خاندانی، وزادار اور وسیع القلب۔ میں جب بھی ترکی اور ازبکستان کے بارے میں لکھتا تھا تو ان کا فون ضرور آتا تھا۔ ازبکستان اور ترکی ان کے لہو میں گردش کرتا تھا۔ یہ مولانا روم کے عاشق بھی تھے، لیکن یہ عاشق بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور طارق محمود ملک بھی چپکے سے روانہ ہو گیا، بالکل اسی طرح چپکے سے جس طرح یہ میری زندگی میں آیا تھا، خاموش، دھیما اور متفکر۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے 2010 میں مجھ سے پوچھا تھا، سر یہ بتائیں، جو مالکان اپنے ورکرز کو تنخواہیں نہیں دیتے، کیا انہیں رات کو نیند آ جاتی ہے؟ میں نے کہہ کہا لگا کر جواب دیا تھا، یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالموں کو رات کیا دن میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور اس نے مسکرا کر زور سے کہا تھا، اچھا جی۔ اس کے اچھا جی میں بہت کچھ تھا، بلکہ ٹھہریے، سب کچھ تھا۔ وہ چلا گیا، لیکن اس کا اچھا جی آج بھی میرے کانوں میں زندہ ہے، اور اچھا جی بازگشت بن کر میڈیا انڈسٹری سے پوچھ رہا ہے، آپ لوگ ورکروں کو تنخواہیں کیوں نہیں دیتے؟ آپ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو آپ سنگ دل ہیں، اور اگر آپ میں تنخواہوں کی استطاعت نہیں تو پھر آپ اخبارات اور چینلز کھول کر طارق محمود ملک جیسے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔